जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आज आपके लिए एक और दिलचस्प एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन की कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है मैंगलोर एयरपोर्ट पर हुए IX-812 के क्रैश में। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, तारीख 22 मई 2010 दुबई एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट सर्विस IX-812 अपने तय समय 2 बजे रात को करीब 2:30 बजे रात के करीब टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ से पहले सारे प्रोसीजरल चेक्स होते हैं, रिफ्यूलिंग होती है, ऑन बोर्ड सभी पैसेंजर्स को चढ़ाया जाता है। इसमें कुल 160 पैसेंजर्स होते हैं और फ्लाइट क्रू के 6 मेंबर्स, इसमें से 2 पायलट और 4 केबिन क्रू होते हैं। ये सभी अपनी जो ज़रूरी प्रिपरेशंस हैं वो सब करने के बाद फ्लाइट ग्राउंड चेक्स के बाद टेक ऑफ करती है। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद अपनी जो एस्टेब्लिश्ड रूट है उसको लेती है और लेने के बाद इन रूट मैंगलोर के लिए एस्टेब्लिश होती है। मैंगलोर में इसका अप्रोच सुबह 5 बजे के आसपास ये एरिया कंट्रोल से कांटेक्ट में आती है। उससे पहले ये मुंबई एरिया कंट्रोल से कांटेक्ट में आती है, फिर मैंगलोर ATC से कांटेक्ट में करके और एस्टेब्लिश्ड रूट पर जो रूट ATC द्वारा बताया जाता है उस रूट पर होते हुए रनवे 24 के लिए अप्रोच करती है। रनवे 24 पर अप्रोच करते हुए ये फ्लाइट लैंड करने वाली होती है। उसी समय मैंगलोर एयरपोर्ट पर जो ARFF क्रू के सदस्य हैं उनकी एक गाड़ी जो ACFT होती है, जिसे ACFT एयर क्रैश फायर टेंडर कहते हैं, एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर ACFT कहते हैं, वो अपने PDP पोजीशंस पे खड़ी होती है। PDP पोजीशंस वो होता है दोस्तों जो किसी भी व्हीकल्स के लिए, खास करके ARFF व्हीकल के लिए एक प्री डिटरमाइंड पोजीशंस होता है जो रनवे से आने या जाने वाले रास्ते पर बनाया जाता है और ये इन व्हीकल्स के लिए फिक्स्ड होता है। ये व्हीकल्स जब रनवे में एंटर करने वाली होती हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए, तो इन्हें इन्हीं पोजीशन पे आकर के होल्ड करना होता है, यहीं रुकना होता है। लेकिन चूंकि उस दिन कुछ ड्रिल था या कुछ पोजीशन लेना था तो ये CFT पहले से ही वहाँ पे खड़ी थी अपने पूरे क्रू के साथ। ये क्रू भी वहीं पर खड़े थे, चूँकि फ़्लाइट फाइनल में आ रही थी, लैंड करने वाली थी, इनके पास भी इंफॉर्मेशन थी, तो ये खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि जब फ्लाइट लैंड हो जाएगी तभी ये शायद अपनी दूसरी कार्रवाई करते। लेकिन तभी जो क्रू थे उनको कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वो फ्लाइट की तरफ देख रहे थे और उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फ्लाइट टचडाउन करती है। टचडाउन करने के बाद फ्लाइट को जो ब्रेक करना होता है, जिस जगह पर रुकना होता है वहाँ नहीं रुकती और फ्लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्रू इस बात से पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मली जिस जगह पर फ्लाइट को रुकना होता है फ्लाइट वहाँ नहीं रुकती है। अब फ्लाइट न रुक करके रनवे 24 के एंड में ग्लाइड पाथ का एंटेना माउंटिंग होता है उसमें हिट करती है और हिट करने के बाद रनवे 24 के एंड में गहरी खाई है उसमें चली जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंगलोर एयरपोर्ट का जो रनवे है वो एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे किसे कहते हैं? टेबल टॉप रनवे उसे कहते हैं जहां रनवे के एक तरफ या दोनों तरफ गहरी खड़ी खाई हो। और ऐसे एयरपोर्ट्स पर ऑपरेट करने के लिए या तो पायलट इन कमांड या बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट या स्पेशली ट्रेन पायलट्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि फ्लाइट क्रू फ्लाइट डेक से जब देखते हैं, उड़ती हुई फ्लाइट से जब देखते हैं कॉकपिट से, तो उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे खाई ना होकर के एक समतल ज़मीन है। ये एक तरह का इल्यूजन होता है। उस दिन भी कैप्टन जो थे उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था और उन्हें ही इस फ्लाइट को ऑपरेट करना था, तो ऑपरेट करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्रैश हो जाती है, गहरी खाई में चली जाती है। जो ARFF क्रू होते हैं वो तुरंत इस एयरक्राफ्ट का पीछा करते हैं, जो कि एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कुछ भी अनहोनी होने पे जो PDP पे व्हीकल खड़ी होती है उन्हें फॉलो करना होता है। वो तुरंत इसके पीछे जाते हैं और वहाँ से, चूंकि गहरी खाई में होती है, वहाँ से देखते हैं कि फ्लाइट गिरने के बाद तुरंत आग लग जाती है और ये भरसक कोशिश करते हैं कि अपनी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का इस्तेमाल करके उस एयरक्राफ्ट में लगी आग को बुझा पाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश दूरी बहुत होने के कारण
इनके द्वारा जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज़ किया जाता है वो फ्लाइट तक नहीं पहुंच पाती है, उस एयरक्राफ्ट के क्रैश साइट तक या रिकेज तक नहीं पहुंच पाती है। बट फिर भी ये तुरंत अपने फायर स्टेशन में कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से तुरंत बाकी जो व्हीकल्स होती हैं वो टर्न आउट लेती हैं क्रैश साइट के लिए। ये व्हीकल भी आसपास जो थोड़ी बहुत आग लगी होती है, जो ग्लाइड पाथ का एंटेना माउंटिंग होता है वहाँ पे कुछ आग लगी होती है, उसको तुरंत ये बुझा देते हैं और प्रोसीड करते हैं क्रैश साइट की तरफ। बाकी जो क्रू होते हैं, एआरएफएफ क्रू होते हैं, उन्हें भी अपने अपने घरों से जल्दी बुला लिया जाता है कि आप जल्दी पहुँचें, रेस्क्यू कार्य शुरू होता है। ये सारी व्हीकल्स, एयरपोर्ट की जो भी रेस्क्यू व्हीकल्स होती हैं, ये 5 मिनट के अंदर क्रैश साइट पर उस दुर्गम स्थिति में पहुंच जाती हैं। वो एक गहरी खाई होती है, इसलिए बाहर से घूम के जाना पड़ता है, सीधा कोई डायरेक्ट अप्रोच पाथ नहीं होता है। और ये पहुंचते हैं और वहाँ पे पहुंचने के साथ ही रेस्क्यू स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे पहले लगी हुई आग को बुझाते हैं और आग बुझने के बाद जो चार्ड बॉडीज़ होती हैं, जो जली हुई बॉडीज़ होती हैं, उनको निकालने का कार्य शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसमें कुल 160 पैसेंजर होते हैं, जिसमें से 8 सर्वाइवर्स होते हैं और इन 8 सर्वाइवर्स में से 7 सर्वाइवर्स जिनको सीरियस इंजरीज हुई रहती हैं वो होते हैं। उसमें से एक ऐसा सर्वाइवर होता है जिसे बहुत माइनर इंजरी होती है, लेकिन इनको बचा लिया जाता है। बाद में ये भी पता चलता है कि मैक्सिमम इसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो कैजुअलिटीज़ सीरियस बर्न्स और चोटें लगने के कारण हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो कैजुअलिटीज़ हुई होती है वो चोट के लगने के बाद फिर बर्न के कारण हुई होती है, क्योंकि स्टीप हिल में से जब एयरक्राफ्ट नीचे आती है उसमें आग लग जाती है और आग लगने के कारण सारे जो पैसेंजर्स होते हैं वो उनको बर्न इंजरीज होती हैं। तो दोस्तों, ये होती है क्रैश। अब क्रैश के बाद स्टेट मशीनरीज आती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी और बाकी डीजीसीए ने भी इस पर इंक्वायरी तुरंत घोषित कर दी होती है। घोषित करने के बाद सबसे पहले जो ज़रूरी काम होता है वो होता है ब्लैक बॉक्स की रिकवरी। ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाता है। जैसा आप लोग जानते हैं, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि एक ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, एक एफडीआर या डीएफडीआर कह लीजिए, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और एक सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इनको रिकवर किया जाता है। इनको रिकवर करने के बाद इनको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। एनालिसिस में क्या क्या बातें आती हैं, क्या कारण आते हैं, ये हम आगे देखते हैं। दोस्तों, जो सर्वाइवर्स होते हैं उसमें से एक सर्वाइवर बताता है कि जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है तो काफ़ी थरथराहट होती है, काफ़ी स्पीड होती है, और उसके बाद से अचानक से एक जोर का झटका लगता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। और उसे जब समझ में आता है तब तक फ्लाइट 2 टुकड़ों में बच चुकी होती है और चारों तरफ काला गहरा धुआं होता है। वो सबसे पहले अपनी सीट से बाहर निकलता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसे और 6 लोग फॉलो करते हैं। उसे दिखता है कि सबसे पहले आसपास के जो गांव वाले हैं, जो तलहटी में रहते हैं, रनवे की तलहटी में, वो लोग आते हैं और वो हेल्प करते हैं। कुछ देर बाद बाहर से और रेस्क्यू टीम्स आती हैं, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि एयरपोर्ट की रेस्क्यू टीम होती है और स्टेट की रेस्क्यू टीम होती है। ये लोग भी पहुंचते हैं और वो और लोगों को भी बचाते हैं उसमें से। ये होता है, ये चीज़ें सबके मन में घूम रही होती हैं कि आखिर ये क्रैश हुआ कैसे, क्योंकि न तो पायलट ने कभी किसी मेडे का अनाउंस किया होता है, न कोई और डिस्ट्रेस सिग्नल दिया होता है। उस दिन रनवे की विजिबिलिटी या एरोड्रम की विजिबिलिटी 6 किलोमीटर होती है और वेदर भी बहुत अच्छा होता है, कोई बारिश नहीं हो रही होती है। तो सबके मन में ये बात होती है कि आखिर इतने प्लीजेंट वेदर में, जो लैंडिंग के लिए एकदम सही माना जाए ऐसे वेदर में, और सब कुछ आइडियल कंडीशन होते हुए भी ये फ्लाइट क्रैश कैसे हो जाती है। और इन बातों को जानने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ब्लैक बॉक्स का मिलना, जो कि बाद में मिलता है और उसे एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। अब एनालिसिस में जो बातें सामने आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्लाइट जब 130 माइल पे होती है तो मैंगलोर के एरिया कंट्रोल से कांटेक्ट करती है, और इसके जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट ऑफिसर थ्रू आउट द फ्लाइट वो रेडियो को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
और वो एटीसी से बात करते हैं। एटीसी पर 130 डीएमई यानी डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट पर 130 जब उनको डिस्टेंस दिखा रहा होता है तब वो एरिया कंट्रोल से पूछते हैं कि मुझे डिसेंट दिया जाए। लेकिन जो एरिया कंट्रोल होता है उस दिन दुर्भाग्यवश वो बताता है कि उनका जो रडार है, एरिया रडार, वो खराब है और अंडर नोटाम है। नोटाम यानी NOTAM, ये एक एब्रिविएशन है, नोटिस टू एयरमैन। जब किसी एयरपोर्ट पर कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसी फैसिलिटी खराब हो जाती है या अनसर्विसेबल हो जाती है या कुछ देर के लिए अनअवेलेबल हो जाती है, तो जो संबंधित एयरपोर्ट का फैसिलिटी होती है, सर्विसेज होते हैं, वो एक नोटाम लेते हैं, जिससे कि सभी एयरमैन अर्थात जो भी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, खास करके पायलट्स हो गए, एटीसी हो गए या कोई और जिन्हें ये जानकारी ज़रूरी है, उन्हें ये नोटिस मिल पाए कि सो एंड सो चीज़ अनसर्विसेबल है या अनअवेलेबल है। तो उस दिन रडार अनअवेलेबल था, जिसके कारण जो एरिया कंट्रोल होता है वो पायलट को ये बताता है कि हमारे पास रडार अनअवेलेबल है और आपको और आगे आना पड़ेगा। 130 डीएमई से और आगे आता है। लेटर ऑन फ्लाइट को एटीसी जो एरिया कंट्रोल है वो मैंगलोर एटीसी को हैंडओवर करती है। हैंडओवर होने के बाद एटीसी के डायरेक्शंस के अनुसार फ्लाइट धीरे धीरे डीएमई आर्क अप्रोच से होते हुए अप्रोच करती है और ग्लाइड स्लोप को स्टैब्लिश करती है। लेकिन ग्लाइड स्लोप को जब स्टैब्लिश करती है तब जो DFDR है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, उसमें कई सारी ऐसी विसंगतियां दर्ज होती हैं जिसमें यह दिखता है कि पायलट जो है, जो कैप्टन होते हैं, चूंकि ये एक टेबल टॉप रनवे होता है तो इस पे कैप्टन को ही लैंड कराना होता है और अप्रोच सीक्वेंस उन्हीं को फिक्स करना रहता है और ये अप्रोच सीक्वेंस सही से फिक्स नहीं कर पाते हैं। चूंकि अप्रोच सही से नहीं फिक्स कर पाते हैं तो ये एक अनस्टेबिलाइज्ड अप्रोच कहलाता है और अनस्टेबिलाइज्ड अप्रोच होने के कारण फ्लाइट काफ़ी ऊंचाई से अप्रोच जो ग्लाइड स्लोप है उसको कैप्चर करती है। फर्स्ट ऑफिसर कई बार इस बात को, जो कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग होती है उसमें कई बार इस बात को दर्शाने की कोशिश करते हैं या ये इंगित करने की कोशिश करते हैं जो कैप्टन होते हैं उनको कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। एक दो बार उन्हें ये भी कहते हुए सुना गया है कि गो अराउंड, जहाँ पर वो ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप फ्लाइट को लैंड ना करा करके एक गो अराउंड लीजिए। गो अराउंड का मतलब होता है कि जब आप लैंडिंग को अबोर्ट करके एक और चक्कर लगाते हैं और वापस से अप्रोच और ग्लाइड स्लोप को कैप्चर करते हैं और ILS को कैप्चर करके आप लैंड कराते हैं। लेकिन यहाँ पर कैप्टन जो है वो शायद उनको अपने अप्रोच पाथ पे भरोसा होता है, उनका अप्रोच प्लान पे भरोसा होता है, वो लैंडिंग के लिए गो अहेड करते हैं और लैंड कराने की कोशिश करते हैं। लैंड कराने की कोशिश करने के क्रम में चूंकि हाइट ज़्यादा होती है तो वो डिसेंड रेट को बढ़ाते हैं। डिसेंड रेट को बढ़ाते हुए फ्लाइट, चूंकि हाइट ज़्यादा होती है तो काफ़ी रैपिड डिसेंड होता है इनका और रैपिड डिसेंड होने के कारण इनकी स्पीड बढ़ जाती है। अब जब स्पीड बढ़ जाती है तो थ्रेशोल्ड पर, जो रनवे का थ्रेशोल्ड होता है, वहाँ पर इनकी हाइट जितनी होनी चाहिए 50 फीट, वो हाइट डबल से ज़्यादा होती है, जबकि इनकी स्पीड 144 नॉट्स की होनी चाहिए, वो स्पीड 160 अबव होती है। ये एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है और फ्लाइट लगभग 5200 फीट के बाद पूरी तरीके से टच डाउन करती है। ये काफ़ी देर तक रनवे पर ग्लाइड करने के बाद, थोड़ी दूरी पर ऐसे ग्लाइड करने के बाद टच डाउन करती है लगभग 5200 फीट पर। अब जो बोइंग कंपनी होती है वो जब अपने टेस्ट करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि फ्लाइट को तब भी रोका जा सकता था अगर ये अपने थ्रस्ट को पूरा रखते और ब्रेक्स को फुल अप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर कैप्टन ग्लूसिका जो होते हैं वो ऑटो ब्रेक्स को 1, 2, 3 पोजीशन में से 2 पे रखते हैं, यानी फुल ब्रेक्स को ना अप्लाई करके मिड में रखते हैं और ये उनकी एक गलती होती है। एविएशन में कभी भी कोई भी एक छोटी गलती किसी बड़े रूप में
अपना आकार ले ले, किसी दुर्घटना में बदल जाए, ये बहुत कम होता है। लेकिन किसी भी बड़ी घटना के होने में कई छोटी गलतियां एक एक करके जब एक साथ हो जाती हैं, एक एक करके एक बड़ा रूप ले लेती हैं, तो वो दुर्घटना में बदल जाती हैं। यहाँ भी यही हुआ दोस्तों। 5200 फीट पर लैंड करने के बाद कैप्टन ब्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रेकिंग स्टार्ट करने के बाद अचानक वो थ्रस्ट रिवर्सल्स, यानी जो कंट्रोल कॉलम होता है, थ्रस्ट कॉलम होता है, थ्रस्ट कॉलम में एक थ्रस्ट रिवर्सल्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कि जब फ्लाइट जब लैंड कर जाती है तो इंजन के ऊपर का एक काउल हट जाता है और एग्जॉस्ट होते हैं वो बहुत तेजी से आगे की तरफ देते हैं, जिससे क्या होता है, एयर ब्रेकिंग का एक इफेक्ट मिलता है। तो इसे थ्रस्ट रिवर्सल्स कहते हैं। ये थ्रस्ट रिवर्सल्स जो अप्लाई किए रहते हैं ब्रेकिंग के लिए, इन्हें स्टोवेज पे डाल देते हैं, अर्थात इन्हें बंद कर देते हैं और थ्रस्ट को वापस पूरा डाल देते हैं, यानी फुल थ्रस्ट अप्लाई करते हैं और गो अराउंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्लाइट गो अराउंड करने की जगह गहरी खाई में चली जाती है। ये गहरी खाई में जब जा रही होती है, उससे पहले जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि वी डोंट हैव रनवे लेफ्ट। ये आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है CVR में। दोस्तों, इस फ्लाइट के क्रैश होने के लिए जो रिपोर्ट आती है उसमें मुख्यतः 3 वजहों को मुख्य कारण माना जाता है। 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, 2 घंटे 5 मिनट की फ्लाइट में पहले 1 घंटे 40 मिनट तक की रिकॉर्डिंग में रुक रुक कर खर्राटे लेने और गहरी सांस लेने की आवाज़ आती है। यह स्लीप इनर्शिया और इम्पेयर्ड जजमेंट का कारक माना जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स वो होते हैं वो ये मानते हैं कि फ्लाइट में इतनी देर तक सोने के कारण जो कैप्टन होते हैं वो स्लीप इनर्शिया की स्थिति में चले जाते हैं और उनका जजमेंट इम्पेयर्ड होता है। वो ये भी यहाँ तक भी उन्हें डाउट होता है कि इंड्यूस्ड स्लीपिंग, चूँकि फर्स्ट ऑफिसर बैठे रहते हैं और बगल में कैप्टन सो रहे होते हैं, तो कहीं फर्स्ट ऑफिसर भी इंड्यूस्ड स्लीपिंग के अफेक्टेड ना हो गए। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है वो होता है कि फ्लाइट लेवल 370 से डिसेंट 130 DME पर होना चाहिए था, लेकिन एरिया रडार अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण इसको डिसेंट प्रोफाइल अपनाने में या डिसेंट प्लान करने में काफ़ी देर हो जाती है और रडार अवेलेबल नहीं होना इसका एक मुख्य कारण माना गया। तीसरा कारण होता है फ्लाइट क्रू सही डिसेंट प्रोफाइल और अप्रोच प्लान करने में असमर्थ हो जाता है। चूंकि एक तो 130 DME पर वो डिसेंट नहीं मिल पाता है, दूसरा फर्स्ट ऑफिसर को ये कहते भी सुना जाता है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है कि अगर रडार अवेलेबल ना हो तो कैसे अप्रोच प्लान करना है या डिसेंट प्लान करना है। तो वो पूरी तरीके से कैप्टन पर डिपेंड हो जाते हैं और कैप्टन जो भी आदेश देते हैं उसका वो पालन करते चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर कई बार, चूंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि शायद कहीं ना कहीं अप्रोच में या हाइट में कुछ गड़बड़ है, वो बार बार कैप्टन को ये बताते हैं कि गो अराउंड कर लिया जाए, लेकिन कैप्टन इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ये भी एक मुख्य वजह माना जाता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट रेसा यानी रनवे एंड सेफ्टी एरिया और लोकलाइजर एंटेना माउंट को तोड़ते हुए खाई में चला जाता है। 152 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर हताहत होते हैं। कुल 8 लोग बच जाते हैं, जिसमें से जैसा मैंने पहले बताया 7 को सीरियस इंजरी थी और वो इलाज के उपरांत ठीक होते हैं, और 1 को माइनर इंजरी थी और वो रेकेज में से, एयरक्राफ्ट के रेकेज में से सही सलामत निकल आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, मैंगलोर एयरक्राफ्ट क्रैश। आपको कैसा लगा ये बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें। आपके कमेंट्स
मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में नीचे दें, जिसका मैं जितना हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।